हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी 10th क्लास साइंस में हमारा जो चैप्टर 3 चल रहा है धातु एवं अधातुओं के बारे में। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि धातु और अधातु क्या होती हैं। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स की धातु अधातु से कैसे अभिक्रिया करती है। ठीक है ना। धातु और अधातु से जो यौगिक बनता है उसे हम आयनिक यौगिक कहते हैं, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। आयनिक यौगिकों के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, इन सब की चर्चा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कोई भी धातु अधातुओं से कैसे अभिक्रिया करती है। तो देखेंगे हम लोग धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है, धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं वो धातु कहलाते हैं। ठीक है ना। पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अधातु कहलाते हैं। धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, और अधातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं। ठीक है ना। तो कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि धातु में जो संयोजकता कोष होता है उससे इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या करते हैं, धनायन बनाती है। याद रखिएगा, धातु हमेशा क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को त्याग करती है, धनायन बनाती है। जबकि जो अधातुएं होती हैं वह क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएंगी, ऋणायन बनाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि धातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, अधातुएं क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगी। और ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से एक इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, दूसरा से क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान से बनते हैं उन्हें हम आयनिक यौगिक कहते हैं। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे, आयनिक यौगिक कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया है कि संयोजकता कोष। आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि संयोजकता कोष क्या होता है। थोड़ा सा आप उसके बारे में देख लें कि मान लीजिए कोई भी ये परमाणु है, इस परमाणु के बीच में क्या होता है, ये नाभिक होता है। और हम जानते हैं कि कोई भी परमाणु जो है वो 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये नाभिक है, नाभिक के बीच में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, और जो नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं, याद रखिएगा क्या होती है, कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता रहता है। ठीक है ना। इन कक्षाओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते हैं। इन कक्षाओं को हम याद रखिएगा के एल एम एन नाम देते हैं। जो पहली कक्षा है उसे हम के नाम से, फिर एल एम, इस तरीके से परमाणुओं की संख्या के आधार पर कक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है ना। तो हमें पढ़ना है आयनिक यौगिक। आपको आयनिक यौगिक अच्छे से याद रखना है कि आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं। ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनते हैं उन्हें हम आयनिक यौगिक कहते हैं। चलिए हम इसका उदाहरण समझते हैं। NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड हमारे घर में जो नमक होता है वो NaCl का उदाहरण होता है। समझते हैं कि ये कैसे आयनिक यौगिक बनता है। देखिए Na मतलब सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है। क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। कितना होता है, 17। तो देखिए जो सोडियम है हम इसकी बात करेंगे, मतलब इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरी कक्षा में कितने, 1 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स क्या हुआ कि KLM हमने क्या किया, इन कक्षाओं को नाम दिया। इसी तरीके से क्लोरीन की अगर बात करेंगे तो पहली कक्षा KL और M, मतलब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, उसकी अगली कक्षा में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। एक बात और ध्यान रखेंगे, हम परमाणुओं की बात कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज है वह स्थायी होने की कोशिश करती है। इसी प्रकार से कोई भी परमाणु जो है उसका जो बाह्यतम कोष होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है। और उसका जब अष्टक पूरा होता है तो वह कैसा होता है, स्थायी होता है। कैसा होगा, वो स्थायी होगा। देखिए हम एक परमाणु बनाते हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए हमने ये परमाणु बना दिया, इसके बीच में क्या है, ये नाभिक है। क्या है, ये नाभिक। हम अगर सोडियम की बात करेंगे तो ये पहली कक्षा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। इसके बाद ये सेकंड वाली कक्षा है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। और तीसरी कक्षा जो है तो ये इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। किसी भी परमाणु की जो सबसे बाह्यतम कक्षा होती है, याद रखिएगा, वह उसकी संयोजकता कोष कहलाता है। समझ में आ गया आपको। किसी भी परमाणु का जो सबसे बाह्यतम कोष होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संयोजकता कोष कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग। तो यहां से क्या करेगा, सोडियम, अब इसके पास अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये जो सोडियम है क्या करेगा, याद रखिए ये जो सोडियम है अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसके पास 2 तरीके होते हैं। कौन कौन से, या तो ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा किसी को, या फिर क्या करेगा,
ये 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो ये सरल क्या होता है, यह अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, दान कर देता है। किसको, क्लोरीन को। तो याद रखिएगा जैसे सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान किया तो इस पे प्लस लगा, जो दान करता है वो कैसा, उस पे प्लस लग जाता है। तो जैसे इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान किया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, केवल इसके पास पहले 11 थे, अब बच रहे हैं इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। जो बाह्यतम कोष पहले M था, अब कौन सा हो गया, इसका L हो गया। और इसका जो अष्टक है वो कैसा है, पूर्ण हो गया, मतलब ये स्थायी हो गया। इस पे धनायन हो गया। पहले इसमें आपको ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 थी और अब कितनी हो गई इसके पास, अब हो गई इसके पास 10। क्लोरीन की बात करेंगे तो पहले इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 17, ठीक है ना, 2, 8 और 7। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन जब इसने यहां से लिया तो इस पे पहले कुछ नहीं था, लेकिन अब ये आयन बन चुका है और इस पे क्या हुआ, इस पे आप देख रहे हैं यहां से क्या हुआ, माइनस का चिन्ह लग गया, मतलब इसने ऋणायन बना लिया। पहले इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इसको यहां से मिला तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, इसके पास हुए 8 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार यहां से आप देख सकते हैं कि एक NaCl का निर्माण हुआ। Na और Cl ने मिलकर क्या किया, एक यौगिक बनाया, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बना, इसलिए यह आयनिक यौगिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, ये आयनिक यौगिक कहलाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं, ये बना हमारा आयनिक यौगिक। अब देखिए आप इसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहां से क्या है, हमारे पास यहां से Na है और यहां हमारे पास क्या है, एक Cl है। ठीक, अब इनमें क्या करेंगे हम कि देखिए अगर हम बाह्यतम कक्षा की बात करते हैं तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके पास बाह्यतम कोष में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। देखिए आप लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये कितने हैं, 7। तो यहां से आपको ध्यान रखना इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास चलेगा, इसके पास। ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहां जाएगा तो इसके पास अब कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, कितने हुए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस प्रकार से ये जो आपको ध्यान रखना क्या होता है, NaCl यौगिक बन जाता है। NaCl बनता है जो कि एक आयनिक यौगिक होता है। क्लियर, आयनिक यौगिक आपको समझ में आ गया, जो कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनता है, उस यौगिक को हम आयनिक यौगिक कहते हैं। अब आयनिक यौगिक आप समझ चुके हैं कि आयनिक यौगिक क्या है पूरा, ठीक है ना। आयनिक यौगिकों के हम गुणधर्म पढ़ते हैं कि आयनिक यौगिकों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं वो देखते हैं। तो आयनिक यौगिकों के गुणधर्म पढ़ेंगे हम। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म में आपको समझना है सबसे पहले इनकी भौतिक प्रकृति, इनका फिजिकल नेचर कैसा होता है। तो आयनिक यौगिक जो बनते हैं, NaCl को आप माइंड में रखेंगे। NaCl नमक जो हमारा होता है वो कैसा होता है, आयनिक यौगिक का उदाहरण है। तो NaCl ध्यान रखना, या फिर जो आयनिक यौगिक की बात करेंगे, आयनिक यौगिक कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। NaCl की बात करेंगे कैसा होता है, कठोर होता है और भंगुर होता है। इनके गलनांक और क्वथनांक की बात करेंगे, देखिए जब कोई भी चीज ठोस अवस्था में पाई जाती है तो वो कैसी होगी, ठोस अवस्था में जो चीज है उसको उबालने के लिए या गलाने के लिए हमें ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होगी, इसलिए उसके गलनांक और क्वथनांक कैसे होंगे, उसके गलनांक और क्वथनांक ज्यादा होते हैं, अधिक होते हैं, उच्च होते हैं। तो ध्यान रखेंगे इनके गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, उच्च होते हैं। घुलनशीलता की बात करेंगे, ये किसमें घुलते हैं और किसमें नहीं घुलेंगे। तो नमक जल में घुलता है कि नहीं घुलता, घुलता है, मतलब ये जल में कैसे होते हैं, विलय होते हैं। ध्यान रखिएगा जल सर्वोत्तम विलायक है, मतलब उसमें सभी चीजें लगभग घुल जाती हैं। तो हम घुलनशीलता की बात करेंगे तो याद रखिएगा जो आयनिक यौगिक होते हैं यह जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन केरोसिन और जो पेट्रोल आदि होता है उसमें कैसे होते हैं, उसमें ये अविलेय होते हैं। कैसे होते हैं, घुलनशील नहीं होते। ठीक है, तो घुलनशीलता में याद रखिएगा जल में घुलनशील, केरोसिन एवं पेट्रोल कैसे होते हैं, अविलेय होते हैं। विद्युत चालकता की बात करेंगे, मतलब ये विद्युत के सुचालक होते हैं या कुचालक होते हैं। तो याद रखिएगा जो आयनिक यौगिक होते हैं वो जब ठोस अवस्था में होते हैं तो विद्युत के कुचालक होते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। याद रखिए ठोस अवस्था में उनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन ठोस अवस्था में ये क्या है, विद्युत के कुचालक होते हैं। एवं जलीय अवस्था में विद्युत के कैसे होते हैं, ये सुचालक होते हैं। ठीक, इस बात को अच्छे से याद रखिए आप लोग। विद्युत चालकता मतलब जो आयनिक यौगिक होते हैं ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, और ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होंगे, और जलीय अवस्था में कैसे होते हैं, विद्युत के सुचालक। अब जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं समझिए आप।
जैसे मान लीजिए नमक है, नमक को हमने एक पात्र में लेके उसमें जल मिला के क्या किया, इसको घोल दिया। जैसे ही हम क्या करते हैं, नमक को जल में घोलते हैं तो उसमें आयन से बनता है, क्योंकि यहां देख पा रहे हैं कि Na+ और Cl से मिलकर NaCl बना है। मतलब ये जो आयन होते हैं, तो याद रखिए आयनिक यौगिकों में जो चालकता होती है वह आयनों की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? आयनों की वजह से होती है। ठीक, तो विद्युत चालकता भी आप लोग समझ गए। तो आयनिक यौगिकों के जो गुणधर्म है आप इनको भी अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, भौतिक प्रकृति देखेंगे, कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं, गलनांक और क्वथनांक इनका उच्च होता है, घुलनशीलता जल में होती है, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में ये अम्लीय होते हैं, घुलते नहीं है। विद्युत चालकता की बात करेंगे तो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जलीय अवस्था में विद्युत के कैसे होते हैं? ये सुचालक होते हैं। हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। हमें ये पता करना है कि धातुओं की प्राप्ति हमें कैसे होती है। ठीक है, धातुओं की प्राप्ति हमें कैसे होती है। तो लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था सक्रियता श्रेणी, आपने पढ़ी थी। सक्रियता श्रेणी में हमने सबसे ऊपर देखा था, आपको अगर याद हो तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर क्या था? हमारा सोडियम और पोटेशियम था। ठीक है ना। तो इस सक्रियता श्रेणी के आधार पे हम धातुओं को प्राप्त करेंगे। याद रखना, जो जितनी क्रियाशील धातु होती हैं, जितनी ज्यादा, जैसे सोडियम कैसी है? क्रियाशील धातु है। सोडियम क्रियाशील धातु है, मतलब कोई भी धातु जो क्रियाशील होती है वह वातावरण में, पर्यावरण में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती, क्योंकि वह किसी न किसी से क्या करती है? क्रिया कर लेती है। तो सक्रियता श्रेणी के आधार पर हम धातुओं को अलग अलग प्राप्त करने की विधियां पढ़ने वाले हैं। कि जैसे मान लीजिए कोई ज्यादा क्रियाशील है तो उसको कैसे प्राप्त करेंगे, कोई कम क्रियाशील है तो उसको कैसे प्राप्त करेंगे, और कोई मध्यम क्रियाशील है, आयरन वगैरह, तो उनको हम कैसे प्राप्त करेंगे। इन विधियों को हम पढ़ेंगे। अच्छा देखिए, अब धातुओं की प्राप्ति के लिए हम 3 चरण पढ़ेंगे, 3 स्टेप होती हैं। सबसे पहले होती है हमारी अयस्कों का समृद्धीकरण, धातुओं का निष्कर्षण और धातुओं का परिष्करण। ये पढ़ने से पहले आपको समझना है कि आपने सुना होगा कि खनिज और अयस्क क्या होते हैं। ठीक है ना। खनिज और अयस्क क्या होंगे मालूम है आप लोगों को? बता सकते हैं आप लोग कि खनिज और अयस्क क्या है? तो मैं यहां पे लिख देता हूं, आप लोग खनिज और अयस्क की परिभाषा लिख लीजिए कि खनिज और अयस्क क्या होगा। ठीक है ना। तो खनिज की परिभाषा सबसे पहले लिखेंगे आप लोग, खनिज। ठीक है, तो खनिज में आपको ध्यान रखना है कि विभिन्न तत्व और यौगिक प्राकृतिक रूप से ठीक है ना। खनिज की परिभाषा हो जाएगी विभिन्न तत्व। ठीक है, विभिन्न तत्व और यौगिक प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम उन्हें? खनिज बोलते हैं। तो खनिज की परिभाषा हो जाएगी। आपको अच्छे से इस बात को समझना है कि खनिज क्या है। खनिज हमें प्राकृतिक रूप से प्रकृति में मिलते हैं। ठीक है ना। विभिन्न तत्व और यौगिक प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। खनिज और अयस्क आपको अच्छे से समझना है। खनिज एक बड़ा क्षेत्र होता है, उस खनिज के अंदर जहां धातु होने की प्रबल संभावना होती है उसको हम अयस्क बोलते हैं, याद रखिएगा। तो खनिज की परिभाषा क्या हो जाएगी? यहाँ पे खनिज की परिभाषा है कि विभिन्न तत्व और यौगिक प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। अयस्क की परिभाषा क्या होगी? बेखनिज। देखिए, खनिज से अयस्क बना है। ठीक है ना। इसी से क्या बना है? ये हमारा अयस्क बना है। बेखनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है उन्हें हम अयस्क कहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है ना। तो खनिज क्या हो जाएगा? खनिज प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, उस खनिज के अंतर्गत जहां धातुओं होने की प्रबल संभावना होती है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम अयस्क बोलते हैं। ठीक है ना। तो अयस्क क्या हो जाएगा हमारा? बेखनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है उन्हें हम क्या बोलेंगे? अयस्क बोलते हैं। और गैंग क्या होता है? इसे धातुमल भी बोलते हैं, याद रखिएगा। गैंग को धातुमल भी कहते हैं। विभिन्न अयस्कों से ये जो अयस्क है, अब हमें पता चला कि जैसे कोई अयस्क है, इस अयस्क में हमें पता चल रहा है कि उस पर्टिकुलर जगह पे क्या है? धातु है, लेकिन उस धातु के साथ साथ रेत, धूलकण, मिट्टी, इन सबकी अशुद्धियां भी हमें मिलती हैं। तो इन अशुद्धियों को हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं गैंग। तो गैंग की परिभाषा क्या हो जाएगी? विभिन्न अयस्कों में धूल, मिट्टी, रेत आदि की अशुद्धियां पाई जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम गैंग कहते हैं।
क्लियर है? तो ये तीनों परिभाषा भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, कौन कौन सी, खनिज की, अयस्क की और गैंग की। ठीक है, इनको आप नोट करने के बाद में हम पढ़ेंगे धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति जो है, अयस्कों का समृद्धिकरण, धातुओं का निष्कर्षण और धातुओं का परिष्करण। ठीक है ना? तो ये हम लोग अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो को भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।